जब ये लड़का शहर के सबसे खतरनाक हाई स्कूल में ट्रांसफर होकर आता है तो उसके पास पहले से एक प्लान होता है। और जैसे ही टीचर उसका इंट्रोडक्शन करवाती है, वो पूरी क्लास की तरफ देखकर कहता है, मैं यहां तुम सबको बर्बाद करने आया हूं। पूरा क्लासरूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। फिर वो आराम से चलता हुआ क्लास की आखिरी खाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, ठीक उस लड़के के बगल में जो पूरी क्लास का सबसे बड़ा बुली था। वो गुंडा पार्क को इग्नोर करता रहता है, जबकि हमारा लड़का आराम से कुछ बोलता जा रहा था। लेकिन तभी उस बुली ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने पार्क को थप्पड़ मार दिया और अगले ही पल पार्क का कोहनी वाला वार सीधे उसके चेहरे पर पड़ता है, इतना जोरदार कि वो लड़का उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। पूरी क्लास शॉक में जम जाती है और डर तो तब और बढ़ जाता है जब पार्क ठंडी आवाज में कहता है, कोई इसे उठाने की कोशिश मत करना। उसके बाद पूरे पीरियड में कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उधर स्कूल के सारे गुंडों का लीडर अपनी पूरी गैंग इकट्ठा कर चुका था। वो ऐलान करता है, आज हम सब मिलकर पार्क को खत्म कर देंगे। उधर पार्क आराम से अगली क्लास का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक पूरा क्लासरूम उसके चारों तरफ खड़ा हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉरिडोर में भी दर्जनों गुंडे बैट्स लेकर जमा होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्कूल सिर्फ एक लड़के को मारने आया हो। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, पार्क हंजून, उसे ढूंढो। लेकिन जैसे ही वो भीड़ क्लासरूम के करीब पहुंचती है, दो पिटे हुए गुंडे बाहर उड़ते हुए आते हैं। भीड़ अंदर झांकती है और अगले ही पल सबकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि अंदर पार्क अकेला खड़ा था और उसके आसपास सिर्फ बेहोश पड़े गुंडों का ढेर था। और सबसे डरावनी बात, उसने ये सब कुछ ही मिनटों में कर दिया था। फिर पार्क धीरे धीरे उन शरीरों के ऊपर चलते हुए बाहर आता है और सबकी तरफ देखकर कहता है, अब समझ आ गया असल शिकार कौन है। ये सुनते ही सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी संख्या किसी को भी खत्म कर सकती है। लेकिन पार्क, वो एक के बाद एक सबको तोड़ना शुरू कर देता है, इतनी तेजी से कि कोई उसके करीब तक नहीं पहुंच पाता। चारों तरफ उड़ते हुए शरीर देखकर सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये इंसान है भी या कोई मॉन्स्टर। आखिरकार वो फैसला करते हैं कि अकेले अकेले लड़कर कुछ नहीं होगा, सब एक साथ इसे पकड़ो। अगले ही पल दर्जनों लोग पार्क पर टूट पड़ते हैं। कोई उसके हाथ पकड़ता है, कोई पैर, कोई पीछे से गला दबाने लगता है। लेकिन पार्क को पता था उसे क्या करना है। वो एक आदमी के पैर पर जोर से पैर मारता है, फिर दूसरे को घुटने से सीधा चेहरे पर मारता है और अगले ही पल पंच, एक लड़का हवा में उड़ जाता है। इसके बाद पार्क पीछे पकड़ने वालों के चेहरे बेरहमी से कुचल देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी और उसके पंच इतने सटीक कि कुछ ही पलों में उसे पकड़ने वाले सारे लोग अधमरे हो चुके थे। लेकिन पार्क रुकता नहीं, वो पूरे फ्लोर को साफ करना शुरू कर देता है, मानो कोई इंसानी रूप में तबाही चल रही हो। कुछ ही देर में पूरा फ्लोर शरीरों से भर जाता है और पार्क, वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि वो उन सबको खत्म करने निकला था। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो है कौन और उसे उन लड़कों से इतनी नफरत क्यों है। हमारे प्रोटैगोनिस्ट की कहानी शुरू होती है एक शांत क्लासरूम से, जहां पार्क चुपचाप बैठा अपने क्लासमेट्स की बेकार बातें इग्नोर कर रहा था। तभी दरवाजा खुलता है, एक घमंडी मुस्कान वाला लड़का अंदर आता है। उसके दोस्त तुरंत उसे घेर लेते हैं। एक लड़की उत्साहित होकर पूछती है, तो इस महीने कितनी सेल हुई? वो लड़का मुस्कुराकर जवाब देता है, सिर्फ एक महीने में 48 मिलियन। सबके होश उड़ जाते हैं। उसके दोस्त पार्टी की डिमांड करने लगते हैं, लेकिन तभी वो अचानक गंभीर होकर पार्क की तरफ बढ़ता है। वो पार्क का सिर टेबल पर पटक देता है, मैंने साफ कहा था ना, अगली बार सामान खरीदना पड़ेगा वरना यही होगा। वो बार बार पार्क का सिर टेबल पर मारता रहता है, लेकिन पार्क, वो चुपचाप सब सहता रहता है। कुछ स्टूडेंट्स डरते हुए कहते हैं, रुक जाओ वरना टीचर पकड़ लेंगे। लेकिन वो बुली हंस पड़ता है, टीचर्स, वो सब कचरा हैं, थोड़े पैसे दो, सब चुप हो जाते हैं। इसके बाद वो पार्क को और बुरी तरह पीटने लगता है। पार्क उसे ठंडी नजरों से घूरता है, लेकिन वो बेवकूफ इशारा समझता ही नहीं और उसे उकसाता रहता है। उसे पूरा भरोसा था कि पार्क पुलिस के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह गरीब हो चुका था। और तभी पार्क को 2 साल पुरानी घटना याद आती है। उस समय पूरे देश में एक हाई स्कूल गैंग का नाम गूंज रहा था।
नेक्सस। और पार्क वही लड़का था जिसने अकेले उनके लीडर चांसू किम का सामना किया था। लेकिन जब उसे लगा सब खत्म हो गया, तभी उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। गैंग के लोगों ने उस पर झूठा केस कर दिया, नकली सबूत, झूठी गवाही, और आखिरकार पार्क केस हार गया। उसके पिता को सेटलमेंट के लिए अपना जिम तक बेच देना पड़ा। पार्क अंदर से टूट चुका था। उसी दिन उसने कसम खाई, अब मैं कभी अपने हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके पिता ने उसे माफ कर दिया, लेकिन पार्क खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। उसे एहसास हो चुका था, इस दुनिया में पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं है। एक दिन घर लौटते समय 3 लड़के पार्क को पहचान लेते हैं। अरे, ये वही हंजून पार्क है ना, जिसने नेक्सस से लड़ाई की थी। उनमें से एक गंजा मसलहेड अपनी अंगूठी दिखाते हुए पार्क को गली में घसीट ले जाता है और बिना वजह उसे पीटना शुरू कर देता है। तू वही लड़का है जिसने नेक्सस को चुनौती दी थी? तू तो पूरा कमजोर निकला। लेकिन पार्क फिर भी हाथ नहीं उठाता। मसलहेड उसके पिता तक का मजाक उड़ाने लगता है और तभी पार्क उसका पैर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में इतनी ठंडी और खतरनाक नजर थी कि सामने वाला डर से जम जाता है, लेकिन अगले ही पल पार्क छोड़ देता है। सॉरी। बाकी गुंडे पसीना पसीना हो जाते हैं। एक लड़का कांपती आवाज में कहता है, एक सेकंड के लिए मेरा शरीर काम करना बंद कर गया था। लेकिन वो गंजा बेवकूफ फिर भी नहीं समझता। वो लकड़ी उठाकर पार्क के चेहरे पर मार देता है, बार बार, जब तक उसका मन नहीं भर जाता। फिर वो लोग हंसते हुए वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वो पार्क को देखकर पूछता है, तू आखिर करना क्या चाहता है? क्या सिर्फ सेटलमेंट के पैसे से डर रहा है? वो बैग खोलकर नोटों का ढेर फेंक देता है। ये पैसे वकील के लिए काफी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार होगा अगर तू खुद उन कमीने लोगों को तोड़े। वो मुस्कुराकर पूछता है, 3 मिनट काफी होंगे? पार्क उसकी तरफ देखता है। तुम हो कौन? वो आदमी मुस्कुराता है, मैं चांसू किम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं। बाकी बातें बाद में, पहले इन कचरों को खत्म कर। उधर वो गंजा आदमी जमीन पर पड़े पैसों को देख चुका था और वो फिर अपने गुंडों के साथ वापस आ जाता है। लेकिन इस बार पार्क सिर्फ एक मुक्के में उसे खत्म कर देता है। बाकी गुंडे डर से जम जाते हैं और पार्क खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, 3 मिनट? मुझे सिर्फ 4 सेकंड चाहिए। इसके बाद वो पूरी तरह हाथ खोल देता है। कुछ ही पलों में सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे। बाद में दोनों एक ऊंची बिल्डिंग में बैठते हैं। वो रहस्यमयी आदमी अपना फोन निकालता है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, मुझे पहचानता भी नहीं। फिर वो अपना नाम बताता है, मैं जूनू ओ हूं, देश का सबसे युवा सेल्फ मेड टाइकून। वो थोड़ा डींगे मारता है, फिर खुद को कंट्रोल करता है। इसके बाद वो चांसू किम की असली जिंदगी बताता है। बाहर से वो एक मॉडल स्टूडेंट था, गेमिंग इंडस्ट्री का प्राइड, लेकिन असलियत, वो अभी भी अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करता था। और दूसरी तरफ उसका शिकार पार्क गरीबी में जिंदगी काट रहा था। जूनू गुस्से में कहता है, पैसा सब कुछ बदल देता है और मैं उस कमीने को उसकी ही दुनिया में बर्बाद करना चाहता हूं। नीचे, बहुत नीचे, वो पार्क को ऑफर देता है, आज से तेरे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, तेरे पिता का जिम भी वापस दिलाऊंगा, बस मुझे अपने मुक्के दे दे। पार्क पूछता है, तुम चांसू के पीछे क्यों पड़े हो? जूनू का चेहरा अचानक बदल जाता है, अभी जानने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अगले दिन पार्क आत्मविश्वास से क्लास की तरफ बढ़ता है। अब उसे पैसों की चिंता नहीं थी। वो दरवाजा खोलता है और अंदर नेक्सस का एक छोटा गुंडा सबको धमका रहा था, सब लोग मेरे नए प्रोडक्ट पर $300 खर्च करेंगे। स्टूडेंट्स डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि यही नेक्सस का तरीका था। जूनू ने पार्क को पहला मिशन दिया था, अपने स्कूल से नेक्सस के सारे छोटे गुंडों को खत्म करो। वो बोली ऑर्डर हिस्ट्री चेक करते हुए धमकी देता है, इस बार कोई नहीं बचेगा। उसके दोस्त हंस रहे थे, लेकिन तभी पार्क उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? वो अपने हाथ तैयार करता है। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें असली कीमत दिखाता हूं। सिर्फ एक पंच में वो बुली जमीन पर गिर जाता है
पूरी क्लास शॉक में जम जाती है और उसी पल पार्क आखिरकार सच स्वीकार कर लेता है। इस दुनिया में पैसा ही असली स्टेटस है। उधर जमीन पर पड़ा बुली सोच रहा था, मैं तो किसी से नहीं डरता था, लेकिन जिस दिन मैंने पार्क को लड़ते देखा, मुझे समझ आ गया था, ये इंसान नहीं है, ये जंगली जानवर है। लेकिन फिर चांसू ने उसे कोर्ट केस में हराकर सब कुछ छीन लिया। और तभी उस बुली ने सीखा, पैसा हर चीज जीत सकता है। इसीलिए वो खुद अमीर बना, ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और क्लासमेट्स को जबरदस्ती सामान खरीदने पर मजबूर करने लगा। लेकिन अब जैसे जैसे पार्क उसके चेहरे पर मुक्के बरसा रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर पैसा सब कुछ है तो मैं अभी हार क्यों रहा हूं? वो लड़का खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसे एक भी मौका नहीं देता। हर पंच के साथ पार्क उसका चेहरा तोड़ता जा रहा था। मोगुल को यकीन ही नहीं हो रहा था। पूरी क्लास उसके सामने खड़ी थी और वो सब उसे बुरी तरह पिटते हुए देख रहे थे। उसके लिए यह सिर्फ दर्द नहीं था, यह उसकी बेइज्जती थी। अगले ही पल पार्क उसका सिर पकड़कर दरवाजे पर दे मारता है। मोगुल दर्द से कराहते हुए उठता है। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर पार्क की आंखों पर पड़ती है और उसी पल उसकी रीढ़ में डर उतर जाता है। उसे समझ आ जाता है, मैं खत्म हो चुका हूं। घबराकर वो अपने दोस्त को कॉल करता है, लेकिन वो मोटा लड़का इतना डरा हुआ था कि उसने सब कुछ अनदेखा करने का फैसला कर लिया। अब मोगुल पूरी तरह टूट चुका था। वो जल्दी से फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। तू पूरी तरह कंगाल है पार्क, अगर तूने मुझे मारा तो। लेकिन पार्क उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो लगातार उसके चेहरे पर लातें मारता रहता है। अब जाकर मोगुल को असली दर्द महसूस होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो आज जिंदा नहीं बचेगा। किसी तरह वो दरवाजा खोलता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। भागते भागते वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। सीधे लड़कर मैं पार्क को नहीं हरा सकता, क्योंकि पार्क अब उसके पीछे आ चुका था। उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सच में उसे मार डालना चाहता हो। तभी मोगुल को एक आइडिया आता है। उसे याद आता है, एक आदमी है जो ये काम कर सकता है। वो तुरंत जिम की तरफ भागता है। दरवाजा खोलते ही चिल्लाता है, मेरी जान बचाओ। तभी पार्क भी वहां पहुंच जाता है। मोगुल डर के मारे एक बड़े मसल हेड के पीछे छिप जाता है। इसे रोक दो, किसी तरह पार्क को हराओ। वो जिम रैट कुछ सेकंड सोचता है, फिर आराम से बोलता है, 2 मिलियन। मोगुल बिना सोचे तुरंत मान जाता है, क्योंकि अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। वो मसल हेड सियोंग धीरे से अपने वेट्स नीचे रखता है। सॉरी भाई, मुझे कॉलेज की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है। लेकिन तभी पार्क अपनी जैकेट से पैसों की मोटी गड्डी निकालता है और शांत आवाज में कहता है, अपने शरीर पर ज्यादा जोर मत डाल, इससे दूर रहो। सियोंग बिना बहस किए पीछे हट जाता है। मोगुल की आंखें फट जाती हैं। तुम मजाक कर रहे हो ना? लेकिन अगले ही पल पार्क उसका कॉलर पकड़ता है और सीधा खिड़की से बाहर फेंक देता है। मोगुल नीचे जाकर एक टीचर के सामने गिरता है। बूढ़ा टीचर हैरान होकर ऊपर देखता है, यह क्या हो रहा है? और जैसे ही उसे पता चलता है कि यह पार्क ने किया है, वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों को ऑफिस में बुलाया जाता है। इस बार टीचर मामला छोड़ने के मूड में नहीं था। वो पार्क को 2 साल पुरानी घटना याद दिलाता है। इस बार मैं तुझे स्कूल निकलवा कर ही रहूंगा। उधर मोगुल आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। टीचर पार्क के गरीब पिता तक का मजाक उड़ाने लगता है और तभी पार्क का सब्र टूट जाता है। एक ऐसा पंच जो सीधा आत्मा तक हिला दे। मोगुल कुर्सी समेत उड़ जाता है। टीचर घबराकर पार्क को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क लगातार मोगुल को पीटता रहता है। अब जाकर उस बुली को अपनी औकात समझ आने लगी थी। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। एक आदमी अंदर आता है और शांत आवाज में कहता है, अब बस करो। टीचर गुस्से में पूछता है, तुम हो कौन? वो आदमी अपना परिचय देता है, बियामुआन किम के आर का एसोसिएट लॉयर। टीचर तुरंत उसे पहचान लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा वकील यहां क्यों आया है। उधर जूनू की बिल्डिंग में
पार्क अब भी हैरान था। उसे याद आता है कि कैसे प्रिंसिपल उस वकील से बात करने के बाद पूरी तरह बदल गया था। यहां तक कि मोगुल को भी तुरंत स्कूल से निकाल दिया गया। जूनू आराम से मुस्कुराता है। यह सब आसान था। उस कमीने को उसके कर्मों की सजा मिल गई। पार्क पूछता है, और प्रिंसिपल? जूनू हंस पड़ता है। उसे संभालना बच्चों का खेल था। वो बताता है कि प्रिंसिपल काफी समय से गंदे काम कर रहा था, इसलिए जूनू ने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए और अब वो उन्हीं सबूतों से उसे चुप करा रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जूनू कहता है, मैं अभी उसके साथ खत्म नहीं हुआ। पहले उस बुली को जुवेनाइल जेल भेजूंगा, फिर प्रिंसिपल को भी जेल में सड़ाऊंगा। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। इसके बाद वो पार्क की तरफ देखता है। अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, लेकिन पार्क अभी भी संतुष्ट नहीं था। जूनू मुस्कुराता है, अभी धन्यवाद बोलने का टाइम नहीं आया। असल में मुझे तेरा शुक्रिया करना चाहिए। वो पहले से ही पार्क का धन्यवाद करता है। उधर मोगुल अब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने ठान लिया था, मैं पार्क से बदला लेकर रहूंगा, उसकी जिंदगी खत्म कर दूंगा। अगले दिन वो एक संदिग्ध जगह पहुंचता है। दरवाजे के पीछे से एक आदमी झांकता है। कौन है? मोगुल जवाब देता है, प्रोग्रेस देखने आया हूं। वो आदमी मुस्कुराता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। जिनयोंग अंदर है। अंदर पहुंचते ही मोगुल देखता है कुछ लोग उसी जिम रेड सियोंग को बैट्स से पीट रहे थे। उनका लीडर उसे अंदर आने देता है। उसका नाम था जिनयोंग हुआंग। सियोंग मोगुल को देखकर समझ जाता है कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया जाता है और मार जारी रहती है। जिनयोंग अपने आदमियों से कहता है, इस कचरे को हटाओ, हमारा क्लाइंट आया है। फिर वो मोगुल से पूछता है, इस बार खुद क्यों आया? मोगुल धीरे से बोलता है, मुझे एक और काम चाहिए। जिनयोंग मुस्कुराता है, अब बात मजेदार हो रही है। मोगुल बोलता है, मैं 10 मिलियन दूंगा। उसका पीले बालों वाला आदमी चौंक जाता है, बॉस डील ले लो। लेकिन अगले ही पल जिनयोंग बैट से उसी के सिर पर मारता है, चुप रहे, इस बार यह किसी बड़े आदमी के पीछे पड़ा है। फिर मोगुल धीरे से कहता है, मुझे हंजून पार्क मरता हुआ चाहिए। जिनयोंग कुछ सेकंड उसे घूरता रहता है, फिर ठंडी आवाज में बोलता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि सिर्फ 10 मिलियन में पार्क से भिड़ जाऊं। मोगुल तुरंत जोड़ता है, 10 मिलियन अभी, और काम खत्म होने के बाद 10 मिलियन और। अब जाकर जिनयोंग की आंखें चमक उठती हैं। डील पक्की। उधर जूनू एक पुराने घर में पहुंचता है जो पुलिस टेप से घिरा हुआ था। वो अंदर जाते हुए कहता है, सॉरी, मैं ज्यादा आ नहीं पाता। उसके हाथ में फ्राइड चिकन था। अचानक उसे अपने पिता की बनाई फ्राइड चिकन याद आ जाती है और उसी पल उसका चेहरा बदल जाता है। उसे याद आता है 2 साल पहले आखिरी बार उसने अपने पिता का खाना खाया था। उसकी आंखों में गुस्सा भरने लगता है, लेकिन वो खुद को शांत करता है। कुछ समय तक मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं आखिरकार अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया हूं। बाहर उसका वकील इंतजार कर रहा था। वो बताता है, मोगुल फिर हरकत कर रहा है, क्या आदेश है? जूनू की आंखें ठंडी हो जाती हैं। अब फेयर गेम खेलने का मन नहीं है। वकील मुस्कुराता है। उसे अपने बॉस का जवाब पसंद आया था। उधर रात में पार्क के पिता को एक बड़े जिम से कॉल आता है। उन्हें नौकरी मिल चुकी थी और सैलरी भी कमाल की थी। फोन कटते ही वो खुशी से चिल्लाने लगते हैं, हमारी किस्मत बदल रही है, शायद हम सच में अमीर बन जाएं। पार्क अपने पिता के चेहरे पर असली मुस्कान देखता है और पहली बार उसे भी अच्छा महसूस होता है। अगली सुबह वो जिम के लिए निकलता है। उसके पिता पीछे से आवाज देते हैं, समय पर लौटना, आज हम राजा की तरह खाना खाएंगे। पार्क हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, उसे कॉल आता है। जूनू की आवाज सुनाई देती है, मोगुल कुछ प्लान कर रहा है। उसने कुछ भगोड़े स्टूडेंट्स को हायर किया है, लेकिन चिंता मत कर, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। पार्क शांत आवाज में जवाब देता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जूनू कंफ्यूज हो जाता है, क्या मतलब? पार्क सामने देखता है और धीरे से कहता है, वो लोग पहले ही आ चुके हैं। तभी एक वैन पूरी स्पीड में उसकी तरफ बढ़ती है, मानो उसे कुचलकर मार डालना चाहती हो।
पार्क तुरंत दौड़ लगाता है, लेकिन वो जोर से जमीन पर गिरता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। उधर वैन से उतरे गुंडे हम हंसने लगते हैं। ये पागल है क्या, गाड़ी के सामने खुद कूद गया। जिनयोंग ये देखकर हैरान रह जाता है। वो हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, स्मार्ट मूव, क्योंकि उसने साफ देख लिया था कि पार्क फिर से खड़ा हो चुका था। उधर पार्क की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा बचा था। वो धीरे धीरे उठता है और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था अब वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। गुंडे तुरंत अपने हथियार निकाल लेते हैं। लोहे की रॉड, बैट्स, चाकू सब तैयार हो जाते हैं। जिनयोंग ध्यान से पार्क को देखता है। इतने समय से लड़ाई नहीं की, फिर भी इसकी ताकत और स्पीड अभी भी वैसी ही है। लेकिन अगले ही पल वो पार्क के सिर से बहता खून देखता है और उसके चेहरे पर भरोसे वाली मुस्कान आ जाती है। ये घायल है, अब इसे हराया जा सकता है। उधर आसपास की बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग शोर सुनकर खिड़कियों से झांकने लगते हैं। नीचे क्या हो रहा है? लेकिन तभी जिनयोंग अपने आदमियों को वैन में बैठने का इशारा करता है। वो जाते जाते मुस्कुराकर कहता है, उम्मीद है फिर मुलाकात होगी पार्क। और वैन वहां से निकलने लगती है। लेकिन पार्क, वो इसे जाने देने वाला नहीं था। अचानक वो पूरी स्पीड से वैन की तरफ दौड़ पड़ता है। गुंडे हंसने लगते हैं। ये पागल हो गया है क्या, भागती वैन को पकड़ लेगा? लेकिन अगले ही सेकंड उनकी हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि पार्क सच में उनके करीब पहुंच रहा था और बहुत तेजी से। अब गुंडों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पार्क छलांग लगाकर सीधे वैन के ऊपर पहुंच जाता है। वो साइड मिरर तोड़ देता है और अंदर बैठे एक गुंडे को पकड़कर बाहर खींच लेता है। फिर वैन को जाने देता है। अंदर बैठे लोग घबरा जाते हैं। बॉस, वापस मुड़े, अपने आदमी को छोड़ नहीं सकते। लेकिन जिनयोंग बिना भाव बदले जवाब देता है, उसे छोड़ दो। पूरा गैंग शॉक में पड़ जाता है। उधर जमीन पर गिरा गुंडा उठने की कोशिश करता है। पार्क उसका कॉलर पकड़ लेता है। बताओ, तुम्हारा अड्डा कहां है? लेकिन वो गुंडा मजाक करने लगता है। उसे अभी भी हालात की गंभीरता समझ नहीं आई थी। पार्क का मुक्का सीधे उसके चेहरे पर पड़ता है। उसकी नाक टूट जाती है। पार्क उसे एक और मौका देता है, अब बोल। लेकिन वो फिर भी चुप रहता है और इसके बाद पार्क बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर देता है। उधर उस संदिग्ध बिल्डिंग में बाकी गुंडे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। शराब चल रही थी, हंसी चल रही थी, लेकिन उनका लीडर उन्हें रोकता है। ज्यादा मत पियो, अभी काम खत्म नहीं हुआ। उधर मोगुल चुप बैठा था। उसका चेहरा अब भी गुस्से और डर से भरा हुआ था। वो अचानक बोल पड़ता है, तुम लोग आखिर सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो? अगर पार्क यहां पहुंच गया तो क्या करोगे तुम लोग? जिनयोंग उसकी बात समझता है, लेकिन उसे शक है कि पार्क यहां तक पहुंच पाएगा। वो एक पुरानी कहावत सुनाता है, भालू का शिकार, लेकिन फिर खुद ही ग्लास तोड़ देता है। नहीं, हम भालू से नहीं, एक बाघ से लड़ रहे हैं। वो टूटे हुए ग्लास को मोगुल के चेहरे के पास लाकर डर आता है। बाघ को मारने के लिए कोई खास चाकू नहीं होता। हमारे पूर्वज बाघ को कैसे मारते थे पता है? कुत्तों का झुंड छोड़कर। वो समझाता है कि बाघ अपनी जगह साइज रहें पसंद करते हैं, लेकिन कुत्ते उन्हें लगातार परेशान करते रहते हैं जब तक वो थक कर गिर ना जाएं। और जिनयोंग पार्क के साथ भी वही करने वाला था। मेरे आदमी उसे चैन से नहीं रहने देंगे, उसे पागल कर देंगे जब तक वो खुद मर ना जाए। लेकिन तभी अचानक कोई दरवाजे पर इतनी जोर से मारता है कि लोहे का दरवाजा तक अंदर की तरफ मुड़ जाता है। पूरा गैंग डर से जम जाता है। जिनयोंग तुरंत अपने आदमी को चेक करने भेजता है। वो आदमी चिढ़ते हुए दरवाजे के पास जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर झांकता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि बाहर पार्क खड़ा था और उसकी आंखों में साफ साफ हत्या की इच्छा दिखाई दे रही थी। सब लोग शॉक में पड़ जाते हैं। इसने इतनी जल्दी हमारा अड्डा कैसे ढूंढ लिया? लेकिन जिनयोंग खुद को शांत रखता है। घबराओ मत, ये लोहे का दरवाजा नहीं तोड़ पाएगा। कुछ मिनट बीत जाते हैं, कोई आवाज नहीं आती। एक गुंडा हंसने लगता है डरकर भाग गया। लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है, क्योंकि बालकनी के बाहर एक हाथ दिखाई देता है और अगले ही पल पार्क तीसरी मंजिल की बालकनी से अंदर कूद जाता है, सीधा खिड़की तोड़ते हुए। पूरा गैंग दंग रह जाता है।
जिनयोंग तक यकीन नहीं कर पाता। तीसरी मंजिल, लेकिन पार्क उन्हें सोचने का समय तक नहीं देता। वो सीधे हमला शुरू कर देता है। एक के बाद एक गुंडे उड़ते जाते हैं। पार्क अकेला पूरी गैंग पर भारी पड़ रहा था। कुछ ही सेकंड में कई लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। फिर पार्क धीरे धीरे बाकी लोगों की तरफ मुड़ता है। अब उसकी नजरों में सिर्फ एक बात थी, सबको सबक सिखाना है। जैसे ही पूरा गैंग उसके सामने खड़ा होता है, मोगुल डर से कांपने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर जिनयोंग पर जाती है, और हैरानी की बात यह थी कि उनका लीडर अब भी शांत खड़ा था। मोगुल को याद आता है कि यही लोग सियोंग जैसे मॉन्स्टर को भी आसानी से पीट चुके हैं। वो खुद को दिलासा देने लगता है, जिनयोंग जरूर कुछ छुपा रहा है, कोई खास चाल, कोई ट्रिक। धीरे धीरे उसके अंदर उम्मीद वापस आने लगती है। उसे लगने लगता है शायद ये लोग सच में पार्क को हरा सकते हैं। जिनयोंग अपने आदमियों को आदेश देता है, सब एक साथ हमला करो। अगले ही पल सारे गुंडे हथियार लेकर पार्क पर टूट पड़ते हैं। लेकिन पार्क के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। एक गुंडा जैसे ही करीब आता है, पार्क उसका पैर पकड़कर सीधे दीवार में दे मारता है। दूसरा पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क पलटकर उसका चेहरा तोड़ देता है और उसे जमीन पर दबा देता है। तभी पीले बालों वाला गुंडा मौका देखकर बैट पार्क के सिर पर दे मारता है। उसे लगता है कि इस बार उसने डैमेज कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड पार्क उसे पकड़कर सीधे तीसरी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक देता है। बेचारा नीचे जमीन पर आकर गिरता है। तभी अचानक कहीं से एक बाइक गर्ल वहां पहुंचती है। वो नीचे पड़े उस गुंडे के पास आती है। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं, लेकिन वो लड़की पूछती है, ऊपर पार्क लड़ रहा है क्या? वो खुशी खुशी जवाब देता है, हाँ। लड़की सीधे हेलमेट उसके चेहरे पर मार देती है, बेकार इंसान। फिर वो बाइक स्टार्ट करके निकल जाती है। रास्ते में वो जूनू को कॉल करती है। पार्क की हालत थोड़ी खराब लग रही है। जूनू तुरंत सीरियस हो जाता है, लेकिन वो लड़की उसकी बात इग्नोर करके ऑनलाइन देखे हुए क्यूट पर्सेस के बारे में बात करने लगती है। और जानकारी चाहिए? पहले पैसे भेजो। जूनू चिढ़ जाता है, लेकिन मजबूरी में पैसे ट्रांसफर कर देता है। तब जाकर वो पार्क की लोकेशन बताती है। उधर अपार्टमेंट के अंदर अब सिर्फ जिनयोंग बचा था और एक कोने में मोगुल पड़ा था, पूरी तरह टूटा हुआ। जिनयोंग धीरे से कहता है, मानना पड़ेगा, हम सब मिलकर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसे लगता है कि पार्क ने उसे इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसे उससे कुछ चाहिए, लेकिन पार्क उसकी गर्दन पकड़ लेता है। गलत सोचा, मैंने सबसे गंदे इंसान को आखिर के लिए बचा कर रखा था। अब जिनयोंग को समझ आ जाता है वो सच में मरने वाला है। वो जल्दी से अपना बैट उठाता है, लेकिन अगले ही पल पार्क उसे जमीन पर पटक देता है और फिर उसका चेहरा तोड़ना शुरू कर देता है। हर पंच के साथ जिनयोंग की हालत बदतर होती जा रही थी। तभी अचानक, रुको! आंखों में आंसू लिए एक लड़का पार्क को रोकने की कोशिश करता है। वो रोते हुए कहता है, यह गलत है। वो पहले ही बहुत तकलीफ झेल चुका है। वो अनाथ है, उसके पास पैसे भी नहीं हैं। पार्क उसकी बातें सुनता है, लेकिन वो लड़का अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, हमने ऐसा क्या किया था? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसी समय जूनू वहां पहुंच जाता है और कमरे की हालत देखकर कुछ सेकंड चुप रह जाता है। वो लड़का कांपते हुए पूछता है, तुम कौन हो? उसे लगने लगता है कि पार्क को यह सब करने का आदेश इसी आदमी ने दिया था। जूनू मुस्कुराकर अपना परिचय देता है, मैं नुकसान का पैसा देने आया हूं। रोता हुआ लड़का तुरंत चुप हो जाता है और सीधे बोलता है, 10 मिलियन चाहिए। जूनू बिना कुछ बोले उसे 50 मिलियन दे देता है। उधर आधा मरा पड़ा जिनयोंग पार्क को देखकर कहता है, तू इंसान नहीं है, कोई इंसान इतना ताकतवर नहीं हो सकता। अब उसे समझ आ चुका था कि वो शुरुआत से ही हार चुका था, इसलिए वो एक आखिरी चाल चलता है। वो अचानक बालकनी से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसका कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि वो अब भी खत्म नहीं हुआ था। जिनयोंग समझ जाता है कि अगर अभी नहीं भागा तो वो सच में मर जाएगा। इसलिए वो जेब से चाकू निकालकर पार्क को डराने की कोशिश करता है। पार्क उसे छोड़ देता है और अगले ही पल जिनयोंग तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है। फिर भी इतनी चोटों के बावजूद वो उठकर भागने लगता है। जूनू उसे देखकर हंसता है, जिंदा रहने की इच्छा काफी मजबूत है इसकी। तभी एक घायल गुंडा हंसने लगता है।
तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। वो बताता है कि जिनयोंग का पिता कोई मामूली आदमी नहीं है। वो पीजे शिपिंग का चेयरमैन है, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून। गुंडा हंसते हुए कहता है, उसका बाप तुम दोनों को गायब कर देगा। लेकिन यह सुनकर जूनू के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उधर जिनयोंग किसी तरह अपने घर पहुंचता है। उसका पिता पीजे शिपिंग का चेयरमैन हैरियोंग अपने बेटे की हालत देखकर हैरान रह जाता है। जिनयोंग गुस्से में कहता है, 2 लोगों को खत्म करना है। हैरियोंग उसे घूरते हुए पूछता है, क्या तुम वापस नहीं हट सकते? इतनी नफरत क्यों है? जिनयोंग पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन उसका पिता उसे गंभीरता से नहीं लेता। वो ठंडी आवाज में कहता है, अगर किसी से कुछ चाहिए तो उसकी आंखों में देखकर बात करो। फिर डरावनी नजरों से अपने बेटे को घूरता है, ऐसे नहीं, भीख मांगो। जिनयोंग दांत भींचकर बोलता है, मैं उन दोनों को मरते हुए देखना चाहता हूं। अब जाकर उसका पिता संतुष्ट होता है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है, 2 बैरल तैयार करो, कुछ नौजवान शिकार करने हैं। कुछ समय बाद दोनों गैंग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती हैं। जूनू चारों तरफ देखकर हंस पड़ता है। हाई स्कूल की लड़ाई में पूरा गोरिल्ला गैंग ले आए, काफी बेवकूफी है। हैरियोंग उसे घूरते हुए पूछता है, तुम मरना इतना क्यों चाहते हो? लेकिन जूनू आराम से आगे बढ़ता है, कोई मरना नहीं चाहता, मैं यहां प्लान बनाकर आया हूं। फिर वो मुस्कुराकर पूछता है, गेस करो क्या प्लान है? हैरियोंग पहले कंफ्यूज होता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उड़ जाता है, क्योंकि वो जूनू को पहचान चुका था। उसी समय उसके फोन पर कॉल आता है, और कॉल सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओजे एफिलिएट्स ने उसके सारे शिपिंग डील्स कैंसिल कर दिए थे, वो भी जूनू के एक आदेश पर। जूनू धीरे धीरे हंसने लगता है मेरा प्लान काम कर गया। अगले ही पल हैरियोंग सीधे घुटनों पर गिर जाता है। उसके आदमी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन वो उन्हें चुप रहने का आदेश देता है। अब जब वो ठीक से व्यवहार कर रहा था, जूनू कहता है, पहले अपने बंदरों को यहां से हटाओ। उसके सारे आदमी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। हैरियोंग गिड़गिड़ाने लगता है, वो डील मेरे लिए सब कुछ है, ओजे के बिना मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। जूनू शांत आवाज में जवाब देता है, मैं सब ठीक कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी गैंगस्टर के बाप के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। हैरियोंग तुरंत वादा करता है, मैं अपने बेटे को कोरिया से बाहर भेज दूंगा। लेकिन जैसे ही जिनयोंग कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसका बाप ही उसे मुक्का मार देता है और फिर उसे बेरहमी से पीटने लगता है। जूनू ये देखकर हंस पड़ता है, लेकिन फिर उसे रोक देता है, बस विदेश भेजना सजा नहीं, इनाम लगता है। फिर वो अपनी असली सजा बताता है, आज इस लड़के की वजह से मुझे 50 मिलियन का नुकसान हुआ, अब ये खुद वो पैसे कमाएगा। हैरियोंग घबराकर कहता है कि इतना पैसा ये कैसे देगा? जूनू की मुस्कान और खतरनाक हो जाती है, तुम्हारा फैमिली बिजनेस क्या है? सी फार्मिंग, है ना? ये सुनते ही जिनयोंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अब उसे समझ आ चुका था, उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और आखिरकार वो अपने पिता की सी फार्मिंग बोट पर मजदूरी करने लगता है। उधर एक बड़ी बिल्डिंग में पार्क जूनू के साथ बैठा था। वो जूनू को देखकर कहता है, तुम बिल्कुल विलन जैसे हो। जूनू हंस पड़ता है, मैं फेयर नहीं खेलता, लेकिन जिन चीजों को पैसे से सुलझाया जा सकता है, उनके लिए मैं तुझे चोट खाते नहीं देखना चाहता। पार्क कूल बनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कल वाली बाइक गर्ल वहां आ जाती है। वो उसके गले पर पड़े चोट के निशान दिखाकर कहती है, इतना भी मत बनो, तुम्हें काफी चोट लगी है। जूनू मुस्कुराकर कहता है, मिलो, ये हमारी नई पार्टनर है और ये भी नेक्सस को गिराने में हमारी मदद करेगी। तभी जूनू और पार्क की नई पार्टनर के बारे में सच सामने आता है। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक मशहूर सेलिब्रिटी थी जो उनके लिए इन्फॉर्मेंट का काम करने वाली थी। लेकिन जैसे ही जूनू उसका परिचय करवाता है, लड़की खुद शर्मिंदा होकर बोल पड़ती है, इतना बड़ा टाइटल मत दो यार। उसका नाम था सियो यान चोई। चोई पार्क को ध्यान से देखती है और फिर हैरानी से कहती है, सच बताऊं, मैंने तुम्हारे बारे में इतनी कहानियां सुनी थीं कि मुझे लगा था तुम किसी ट्रक ड्राइवर जैसे दिखोगे। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन तुम तो काफी हैंडसम निकले।
जूनू तुरंत बीच में टोक देता है, इतना करीब मत जाओ। चोई बिना एक सेकंड गनवाए उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, तुम्हारे बजाय मैं ट्रक ड्राइवर ही चुन लूंगी। यह सुनकर जूनू को पिछली फोन कॉल याद आ जाती है जब इस लड़की ने उसे सिरदर्द बना दिया था। लेकिन चोई उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। बिजनेस की बात करो। जूनू गहरी सांस लेता है और असली मुद्दे पर आता है। अब अगला कदम प्लान करने का समय है। चोई तुरंत जवाब देती है, किस प्लान की जरूरत है? पार्क अकेला ही सबकी धुलाई कर देगा। लेकिन जूनू सिर हिलाता है, नेक्सस पहले जैसा नहीं रहा। अब वो बहुत बड़ा हो चुका है। सिर्फ पार्क के दम पर पूरी सेना को हराना संभव नहीं है। फिर वो टेबल पर एक फाइल फेंकता है, हमें और लोगों की जरूरत होगी और शायद जल्द ही कोई हमारे साथ जुड़ने वाला है। पार्क फाइल देखते ही चौंक जाता है। उसे स्कूल का नाम पहचान में आ गया था, डोंग यान किम। जूनू मुस्कुराता है, बिल्कुल वही लड़का जिसने 2 साल पहले नेक्सस के खिलाफ तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ी थी। यह सुनकर पार्क कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे अपने पुराने दोस्त की याद आ जाती है। जूनू पहले से जानता था कि उस लड़ाई में डोंग यान का घुटना बुरी तरह खराब हो गया था, एक ऐसी चोट जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन जूनू साफ कहता है, मुझे अब भी उसकी जरूरत है। पार्क कुछ नहीं बोलता, लेकिन जूनू उसे शांत रहने को कहता है। रिलैक्स, हम प्रोफेशनल्स हैं और शायद ये तुम्हारे लिए अपने पुराने दोस्त से सुलह करने का मौका भी है, साथ ही उसके स्कूल से नेक्सस का सफाया करने का भी। उधर डोंग यान हाई स्कूल में नेक्सस के गुंडों की मीटिंग चल रही थी। एक सदस्य रिपोर्ट देता है, मोगुल को जुवेनाइल भेज दिया गया है। बुलिंग और जबरदस्ती सामान बेचने की वजह से कुछ लोग उसकी हालत पर हंसने लगते हैं। लेकिन एक गुंडा गुस्से में कहता है, फिर भी वो हमारा आदमी था जिसने ये किया है, उसे सबक मिलना चाहिए। तभी इन्फॉर्मेंट अगली खबर देता है, ये सब करने वाला कोई और नहीं, हानजुन पार्क है। ये नाम सुनते ही स्कूल का नंबर 1 ग्योंगचोल चौंक जाता है। उसे याद था कि पार्क ने वादा किया था कि वो अब शांत रहेगा। लेकिन तभी एक छात्र हांफता हुआ मीटिंग रूम में घुसता है। बड़ी खबर, हानजुन पार्क हमारे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। उधर नई क्लास में पार्क खड़ा था। टीचर ने उसका परिचय करवाया और पार्क ने पहला ही वाक्य बोला, मैं यहां तुम सबको बर्बाद करने आया हूं। पूरी क्लास उसे घूरने लगती है। टीचर से मजाक समझकर हंस देता है, ठीक है, जाकर अपनी सीट पर बैठो। पार्क जाकर एक लड़के के बगल में बैठ जाता है। वो लड़का मुस्कुराकर कहता है, सबने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था, लेकिन अब लड़ने का मन कर रहा है। वो बताता है कि पिछले साल ही इस स्कूल में आया था और तब से पार्क की कहानियां सुन रहा है। बस देखना चाहता हूं कि तुम वाकई उतने खतरनाक हो या नहीं। वो एक फेयर फाइट की मांग करता है, लेकिन पार्क उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लड़का चिढ़ जाता है और पार्क को थप्पड़ मार देता है। अगले ही पल पार्क उसका सिर डेस्क पर दे मारता है, सिर्फ एक बार, और लड़का बेहोश। पूरी क्लास जम जाती है। उधर बैटिंग केज में चोई अब भी डोंग यान को टीम में लेने के खिलाफ थी। इतने सारे ताकतवर लोग हैं, फिर उसी को क्यों? जूनू मुस्कुराता है, क्योंकि डोंग यान सबसे जिद्दी इंसान है जिसे मैं जानता हूं। लोग उसके छोटे शरीर को देखकर उसे कम समझते हैं, लेकिन उसके अंदर झुकने वाली नहीं, टूट जाने वाली जिद है। ऐसे लोग टूट सकते हैं, लेकिन कभी झुकते नहीं। चोई फिर भी आश्वस्त नहीं होती। उसका घुटना खराब है, वो क्या करेगा? जूनू जवाब देता है, हो सकता है वो पहले जैसा न रहे, लेकिन वो कुछ नया जरूर बन जाएगा। चोई चुप हो जाती है, फिर कहती है, तुम्हें बिजनेस छोड़कर किताबें लिखनी चाहिए। उधर स्कूल में पार्क आखिरकार अपने पुराने दोस्त डोंग यान को ढूंढ लेता है, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था उसने उसका खून खौला दिया। एक गुंडा डोंग यान को सिर्फ इसलिए लात मार रहा था क्योंकि उसे स्नैक्स लाने में 5 मिनट ज्यादा लग गए थे। वो लगातार उसे पीटता जा रहा था। बाकी गुंडे मजे ले रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ मनोरंजन था। पार्क दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में तूफान उठ चुका था। कुछ देर बाद डोंग यान को थोड़ी राहत मिलती है। वो बैठकर सांस लेने लगता है। तभी पार्क उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। काफी समय हो गया। डोंग यान उसे देखते ही समझ जाता है कि वो यहां क्यों आया है।
वो सिर हिलाता है। अब बहुत देर हो चुकी है। नेक्सस सिर्फ गुंडों का ग्रुप नहीं रहा, उनके पास आदमी भी हैं और पैसा भी। खेल खत्म हो चुका है, लेकिन पार्क की आवाज पहले से भी ज्यादा दृढ़ थी। इस बार मैं जीतूंगा। डोंग यान कड़वी हंसी हंसता है। तुम्हारी वही जिद, याद है पिछली बार कहां पहुंचाया था? पार्क चुप रहता है, फिर सिर्फ एक बात कहता है, बस देखते रहो। स्कूल की खिड़की से ग्योंग चोल ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। कमजोर लोग। जैसे ही उसने पार्क और डोंग यान को साथ देखा, उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, तैयार हो जाओ, आज हानजुन पार्क को खत्म कर देंगे। उधर अस्पताल में डॉक्टर डोंग यान को समझा रहा था, अगर तुम ऐसे ही इलाज टालते रहे तो हमेशा के लिए चलने की ताकत खो सकते हो। ऑपरेशन करवाओ, चाहे कितना भी महंगा हो। डोंग यान चुपचाप सिर झुका लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, ग्योंग चोल उसका रास्ता रोक लेता है। वो मुस्कुराकर पूछता है, तो डॉक्टर ने क्या कहा? डोंग यान उसे घूरता है। तुम यहां क्यों हो? ग्योंग चोल हंस पड़ता है। बस देखने आया था कि पुराना नंबर 1 कैसा है, और यह भी कि कहीं तुम ठीक तो नहीं हो गए। फिर उसकी मुस्कान और जहरीली हो जाती है, क्योंकि अगर तुम ठीक हो गए तो मुझे तुम्हें दोबारा तोड़ना पड़ेगा। इतना कहकर वो डोंग यान को जोरदार लात मारता है और याद दिलाता है कि उसकी वफादारी ने ही उसे इस हालत पहुंचाया था। लेकिन डोंग यान भी पीछे नहीं हटता। वो उसे याद दिलाता है कि असली गद्दार वही था जिसने नेक्सस का साथ दिया। ग्योंग चोल सिर्फ हंसता है। वफादारी वो कमजोर लोगों की चीज होती है। अगले दिन स्कूल में अचानक एक अनाउंसमेंट शुरू होती है। पूरा स्कूल सुन रहा था और स्पीकर पर ग्योंग चोल की आवाज गूंजती है, 2 साल पहले नेक्सस के खिलाफ खड़ा होने वाला हानजुन पार्क अब हमारे स्कूल में मौजूद है और वो नेक्सस को तोड़ने आया है, तो तैयार हो जाओ। आज उसे उसकी औकात याद दिलाते हैं। पूरे स्कूल में हलचल मच जाती है। छात्र अपनी सीटों से उठने लगते हैं, हथियार निकाले जाते हैं और देखते ही देखते सैकड़ों छात्र पार्क की क्लास की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्योंग चोल मुस्कुराता है। 1-on-1 में मैं नहीं जीत सकता, लेकिन मुझे फेयर खेलना भी नहीं है। कुछ ही मिनटों में पूरी सेना क्लासरूम के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसने वाले होते हैं, 2 छात्र उड़ते हुए बाहर आ गिरते हैं। उनके चेहरे खून से लथपथ थे। सबके कदम रुक जाते हैं। जब वो अंदर देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि पूरी क्लास पहले ही जमीन पर पड़ी हुई थी और बीच में हानजुन पार्क खड़ा था। वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। फिर वो पूरी भीड़ को देखकर कहता है, चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। अगले ही पल पूरी भीड़ उसकी की तरफ टूट पड़ती है, लेकिन पार्क बिना एक पल हिचकिचाए उन सबका सामना करता है। और उधर डोंग यान दूर बैठा सब कुछ देख रहा था। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं पुराना डोंग यान फिर से जागने लगा था।